प्रयागराज का उदाहरण लो, रोड अच्छे आप बने। उदाहरण के पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं तमाम 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से कि कुंभ मेले में 65 करोड़ जो लोग आए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती तो सड़क की भूमिका थी। थैंक यू। लोग मुंबई से निकलते थे और फोन करते थे, सुरेश जरा जा रहे स्नान करने, उधर कुछ देखो। मैं कहता इतने दूर से, और वो पहुंच भी जाते थे। कश्मीर से, साउथ से, पूरे देश से लोग पहुंचे। तो उसमें आपका विशेष योगदान है और इसके लिए मैं तमाम हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि ये रोड के कारण संभव हो पाए इतनी बड़ी संख्या। मुझे लगता है कि कुंभ में जितनी कार आई, बसेस आई, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसका कारण ये है कि रोड, हमारे नागपुर से लोग 8 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाते हैं। हर घर में लोग बैठे गाड़ी में प्रयागराज जा रहे हैं। तो ये सब इसीलिए संभव हुआ कि रोड अच्छे हुए। और ये जब प्रयागराज में कुंभ हुआ तो योगी जी ने कहा कि 2 लाख करोड़ का जीडीपी बढ़ा। तो ये जीडीपी बढ़ा, तो ये क्यों बढ़ा? तो इतने ज्यादा लोग आए उसके कारण बढ़े, और रोड बने इसलिए लोग ज्यादा आए। तो इसका मल्टीप्लाई इफेक्ट आर्थिक विकास में रोड बनाने का होता ही है। और इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मैं अपने ऑफिस में लिखकर मैंने रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो निश्चित रूप से प्रॉस्पेरिटी तो भारत के विकास में भी ये निर्णायक माइलस्टोन रहेगा। हम रोजगार की बात कर रहे थे, तो ऐसा कोई हिसाब है क्या कि कितने किलोमीटर पर कितने लोगों को रोजगार मिलता है? ऐसा कुछ स्टडी हुआ है? ये तो नहीं हुआ है, पर अपना जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रोड सेक्टर का है। अच्छा। क्योंकि रोड सेक्टर के कारण, जैसे मैंने कहा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, हरियाणा और दिल्ली के बीच में। पहले यहाँ फॉरेस्ट जैसे जंगल, पेड़ वगैरह थे, कुछ नहीं था। पूरी जमीनें खाली पड़ी थी। अब यहाँ 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। दोनों बाजू में टाउनशिप बनी है, बिल्डिंगें बनी है। और अब उतने रेट बढ़ गए कि एक बार मैं मुंबई हवाई जहाज से जा रहा था तो एक लड़का 30-35 साल का आया, टाई पहना हुआ, मेरे पैर छूने लगा। मैं लगा क्यों, ऐसा क्यों करते हो? बोले साहब मेरा दिवाला पीट चुका था, क्योंकि मेरी जमीन पड़ी थी, काम अधूरा था द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पर आपने जैसे रोड बनाया, मैं आज 50,000 करोड़ का आदमी बना हूं आपके कारण, इसलिए मुझे आपको नमस्कार करने दीजिए। तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है। कितनी बड़ी टाउनशिप बनी। अब इतनी बड़ी टाउनशिप बनी, उसमें स्टील लगा, सीमेंट लगा, पेंट लगा, फर्नीचर तैयार हुआ, सब काम हुआ। किसको काम मिला? ये रोजगार मिला ना। तो एक ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ने ही 10 लाख करोड़ की इकोनॉमी डेवलप की। तो पूरे देश के इस रोड ने कितना डेवलप किया होगा ये आप समझ सकते। पहले शहर बसते थे नदियों के किनारे, ऐसा कहा जाता है। अब तो हाईवे के किनारे बसते हैं। तो ये जो आपने नए हाईवे बनाए, भविष्य में इनके बगल में भी बड़े बड़े ग्रीन सिटीज वगैरह आएंगी? ऑलरेडी आ रही है। अभी दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। तो मैंने अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को कहा है कि अब इतने बड़े प्रमाण पे लोग आ रहे हैं, तो ये जो नए रोड के आजू बाजू में आप कुछ जगह लेकर कुछ अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट, पार्किंग प्लेसेस करिए, ताकि लोगों की रहने की व्यवस्था होगी और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये जरूरी है कि हम लोग स्मार्ट सिटी जैसे बना रहे हैं, वैसे स्मार्ट विलेज बनना जरूरी। और आने वाले समय में जैसे परचेसिंग पावर बढ़ती है, आप देखो पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट एसटी, इसमें लोग रश करते थे। अब उससे ज्यादा रश हवाई अड्डे पे दिखता है। लाइन से लोग आ रहे, उतर रहे, लाखों लोग जा रहे। ये 25 साल पहले किसी को बताया रहता तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के कारण हमारे देश की प्रगति और विकास हो रहा है। ये तस्वीर तो आप देख ही रहे। लेकिन कुछ जगह तो आपके हाईवे ने हवाई जहाज वालों को परास्त कर दिया। जैसे उदाहरण देता हूं, पहले मुंबई शिरडी फ्लाइट चलती थी, अब कोई भी फ्लाइट से जाता ही नहीं है, इसलिए फ्लाइट बंद हो गई, क्योंकि हाईवे आपने इतने अच्छे बना दिए कि लोग उसके पहले पहुंच जाते। मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली से देहरादून फ्लाइट दिसंबर के पहले बंद हो जाएगी। कोई एडवांस बुकिंग ना कर ले। बाद में दिल्ली से जयपुर फ्लाइट बंद हो जाएगी। और एक साल के बाद दिल्ली से अमृतसर भी फ्लाइट बंद हो जाएगी। अच्छा। और चंडीगढ़ अमृतसर भी? हाँ। कितने घंटे में? मुझे बताइए, यहाँ से चंडीगढ़ जाना है तो आप
2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ अब एयरपोर्ट पे जाने के लिए 1 घंटा, हाँ, वेट, वहां सिक्योरिटी बैठना, चेक, हाँ। फिर हवाई जहाज में बैठना, वहां जाकर घर जाना, तो यही 4.5 घंटे लगते हैं। हाँ। 4 घंटे, उसके बजाय 2.5 घंटे में आप घर पहुंच जाओगे। अच्छा। क्योंकि अब रोड इतने जिस प्रकार के बन रहे हैं, अभी दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी जो नया रोड हम जोड़ रहे हैं, आराम से चले जाएंगे। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में हो जाएगा। चेन्नई से बेंगलोर 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में। बेंगलोर से मैसूर पहले 3.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हो रहा है। मेरठ से दिल्ली 4 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में लोग आ रहे हैं। मुझे मेरठ में लोग मिले, बोले हम तो आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस जाने लगे। अब मेरठ में लोग रहते हैं और दिल्ली में काम करते हैं, तो ये चेंज तो हो रहा है। नहीं, लोग उल्टा भी हो रहा है ना, मेरे दिल्ली वाले भी मेरठ जा रहे हैं। अच्छा, केवल वो नहीं आ रहे। मेरठ की चाट बड़ी फेमस है, मेरठ वाले भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ये सारा रोजगार का जैसे असर होता है, आपने कहा, वो इस प्रकार से इसका कल्चरल एवोल्यूशन भी होता है। इधर से उधर लोग जाएंगे तो उस दिशा में भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन एक दिखता है। इस साथ के साथ आपने जैसे हमने रोड पे बात की, वैसे ऑटोमोबाइल वाला भी जो आपका दूसरा विषय है उस पर भी बात कर लेते हैं कि पहली कॉन्क्लेव में आप जब आए थे, मोदी सरकार के पहले 100 दिन का कॉन्क्लेव किया था अशोका होटल में, उसमें आप आए थे और उसमें आपने कहा था कि कुछ वर्षों बाद इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठकर आप लोग कॉन्क्लेव में आएंगे। आज मेरे ख्याल से 25-30% लोग कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल से आज इस कॉन्क्लेव में आए। आप पूछ ही लीजिए, 40% होगा। कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल से आए हुए लोग जो आए हुए, हाथ ऊपर करिए। हाँ है, पीछे भी है। हाँ। इसका कारण यह है कि बड़े प्रमाण पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अभी मैं आया हूँ, मेरी गाड़ी 100% इथेनॉल पर चलती है, तो ग्रीन फ्यूल है, नो पोल्यूशन, और वो 60% बिजली तैयार करती है। तो पेट्रोल क्या तुलना में अगर पेट्रोल की कीमत से एवरेज निकाले तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा और नो पोल्यूशन। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। और 22 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट था फॉसिल फ्यूल का। ये 22 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ बचाए हमने, और ये हिंदुस्तान के किसानों के जेब में जाएंगे तो गांव कितना विकास होगा, कितनी स्थिति बदलेगी, ये महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं कि नितिन गडकरी जी ने बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अरब के जो शेख लोग हैं उनका दुकान बंद करवाने का काम चालू किया है। नहीं, वो तो नहीं है, पर एक बात पक्की है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमारा देश स्वावलंबी बनना चाहिए। हमारे देश को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलनी चाहिए, और हमारा देश पूरा विकसित ऐसा वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प हमारा है वो पूरा होना चाहिए। इसके लिए इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। वो स्थिति कब आएगी कि खाड़ी देशों से हमको एक लीटर भी लेना नहीं पड़ेगा? मैं आपको बताता हूं कि अभी हम इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है। मिराई का अर्थ है भविष्य, फ्यूचर। तो पानी से हाइड्रोजन तैयार होता है, कचरे से हाइड्रोजन तैयार होता है, बायोमास से हाइड्रोजन तैयार होता है, और ये होता है ग्रीन हाइड्रोजन। जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो कोयले से होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन। हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चला रहे हैं, और फिर हाइड्रोजन ट्रक, बसें, स्कूटर, कार केवल नहीं चलेगी, मतलब पानी वाला है, फार्मास्यूटिकल, केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री चलेगी। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, अभी मैं जब 11 साल पहले आपके पास आया था, इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात की थी, वैसे आज बता रहा हूँ कि हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। आज 22 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जा रहे हैं। अब 10 साल के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि दुनिया भर से 20 लाख करोड़ हमारे अंदर आएंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। वो दिन अब दूर नहीं है, ये मेरा विश्वास है। ये संघ के पूजनीय सरसंघ चालक सुदर्शन जी ये सपना देखते थे, हाँ, और आज वो आपने पूरा करके दिखाया। सुदर्शन जी का मेरे ऊपर बहुत प्रेम था, और उनकी मृत्यु के पूर्व भोपाल में थे वो, और मैं उनको मिलने के लिए गया था। मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने कहा, नितिन, ये जो ग्रीन फ्यूल वाली बात है, इथेनॉल की, अल्टरनेटिव फ्यूल की, इसको छोड़ना नहीं, इसको आखिरी तक लेके जाना। और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से ये काम करने के लिए
समय लगा हूं, और आज जब ये सपना पूरा हुआ तो आज सुदर्शन जी हमारे बीच में नहीं है, पर एक स्वयंसेवक के रूप में, एक समर्पित राष्ट्र के लिए समर्पित प्रचारक के रूप में, ये राष्ट्र सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, शक्तिशाली बने, जल वायु ध्वनि प्रदूषण से मुक्त बने और बहुत ताकतवर अर्थव्यवस्था बने, अपने पैरों पर खड़ा रहे, ये जो सपना सुदर्शन जी का था, इसमें ये फॉसिल फ्यूल सबसे बड़ी समस्या थी। और ये आज 22 लाख करोड़ देश के बाहर जा रहे। अब इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बना है। केवल ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता बना है। और केवल ईंधन दाता नहीं, हवाई ईंधन भी तैयार कर रहा है, हवाई ईंधन दाता बना है। और पानीपत में तैयार हो रहा है। हवाई ईंधन दाता नहीं, अब वो बिटुमिन दाता बना है। और बिटुमिन दाता नहीं, अब वो हाइड्रोजन दाता बना है। तो एक प्रकार से गांव, गरीब, मजदूर, किसान और ग्रामीण क्षेत्र सुखी, समृद्ध, संपन्न होंगे। और मैं वो सपना देखता हूं कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, ये जो बड़े प्रमाण पर लोग आज हमारे बीच में गांवों से आए हुए हैं, वो फिर से अपने गांव की तरफ जाएंगे और गांव समृद्ध और संपन्न बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। तब मुझे याद है जब आप बीजेपी के अध्यक्ष बनकर दिल्ली आए थे, क्योंकि हम एक रिमार्केबल डे पर बैठे, इसलिए ऐसी यादें आनी चाहिए। तो तब आप बोलते थे कि हम इथेनॉल लाएंगे और जो बाकी सारी चीजें आपने बताई, तो लोग हंसते थे कि एक पॉलिटिशियन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और क्या क्या बातें बोल रहा है, कब होने वाला है। तो आपको नहीं लगता था कि आप बोल रहे लोग इस पे भरोसा नहीं करेंगे? हंसते थे, हंसते भी थे। नहीं, ये 11 साल पहले भी यही होता था कि कितनी बातें आप बता रहे, लाखों में बातें करते, करोड़ों में बातें करते, तो काम कहां से होगा, पैसा कहां से आएगा। हाँ। पर अब 11 साल के बाद मैं आप जैसे, आपको नहीं पर पत्रकारों को पूछता हूं कि 11 साल में मैंने बोला और नहीं हुआ, ऐसी एक बात बताओ। जो कहेंगे वही बोलेंगे और जो बोलेंगे वही करेंगे, यही बात पे हम चले हैं। और इसका कारण यह है कि हमारे मन में एक भावना है कि हमारा देश, हमारी मातृभूमि, हमारा राष्ट्र ये शक्तिशाली बने, विश्वगुरु बने, दुनिया की ताकत बने। जो जो दुनिया में अच्छा है वो हमारे देश में हो, यही जो राष्ट्रवाद का भाव है, यही हम सब के कार्य करने की प्रेरणा है और उसी के आधार पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऑटोमोबाइल पे बात कर रहे थे, तो ऑटोमोबाइल में अब क्या रेवोल्यूशन आने वाला है? मतलब फ्यूल और रोड की तो बात हो गई, लेकिन इस सेक्टर में दुनिया में जो गाड़ियां देखने को मिलती है, जैसे टेस्ला है, उस टेस्ला जैसी गाड़ी भारत में अभी बनने की संभावना है या टेस्ला ही आएगी, क्या संभावना है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि 2014 में जब हमारी सरकार आई, तब हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7वें नंबर पे थी। हमारा 12 लाख करोड़ रुपए का वॉल्यूम था। आज अभी 6-7 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर अब वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पर आए। पहले नंबर पर अमेरिका है, जिनके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 79 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पर चाइना है जो 47 लाख करोड़ है, और हिंदुस्तान है वो 22 लाख करोड़ है। अब मर्सिडीज के वर्ल्ड के चेयरमैन एक 20-25 दिन पहले मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अब मर्सिडीज इंडिया में बनाएंगे और यहीं से वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे। सब ब्रांड हमारे पास है, एक आधा छोड़ दो। हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारी कॉस्ट कम है, हमारी बजाज, टीवीएस, हीरो और होंडा, ये 50% टू व्हीलर एक्सपोर्ट होते हैं। तो आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान कम से कम 5 साल के अंदर, हमने ये तय किया है कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्ल्ड में नंबर 1 पर जाएंगे। वाह, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और वर्ल्ड में नंबर 1 पर जाएंगे तो सबसे बड़ा आप जो प्रश्न पूछ रहे थे कि ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये राज्य सरकार और भारत सरकार को रेवेन्यू के रूप में सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली ये इंडस्ट्री है। 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है, और 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट ये इंडस्ट्री करती है, जो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेगी। और देश के सभी ब्रांड, ट्रैक्टर, स्कूटर्स, कार, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, ट्रक, बसेस हिंदुस्तान में बनेगी और पूरे वर्ल्ड में यहाँ से जाएगी, ये मेरा विश्वास है और वो दिन अब दूर नहीं है। मतलब हम अमेरिका में उतरेंगे तो भारत का ब्रांड वाली गाड़ी भी मिल सकती है? निश्चित मिलेगी, सब जगह पे मिलेगी।
ये देश, ये दिन जल्दी आया ऐसी हम आशा करते हैं, क्योंकि भारत में लोग इंपोर्ट गाड़ियों को ज्यादा। आप एक बात देखिए, हाँ, आज भी आप अफ्रीकन देशों में जाइए, आज आप श्रीलंका जाइए, बांग्लादेश जाइए, आप आपके नजदीक के अनेक देशों में जाइए, आपको सब जगह इंडियन ब्रांड दिखेंगे। और अभी वो दिन दूर नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज में और विकसनशील देशों में भी आपको हमारे ट्रैक्टर्स, हमारी स्कूटर्स, हमारी बसेस, हमारी कार आपको देखने के लिए मिलेगी। और अभी जैसे टोयोटो है, अभी ये सुजुकी है, ये मारुति सुजुकी, परसों ही कल मेरे घर पर आए थे एमडी, 50% प्रोडक्शन उनका एक्सपोर्ट हो रहा है। टोयोटो 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आज आप देखिए कि जो विदेशों से आई हुई कंपनी, अभी जापान के टोयोटो का जितना व्यवहार है उससे इंडियन टोयोटो का ज्यादा है। ओह, और ये पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है। मर्सिडीज की बात मैंने आपको बताई। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे देश को बहुत ताकत देगी। मुझे याद है आपने दूसरे या पहले कॉन्क्लेव में कहा था कि हमारी गाड़ियां विदेश में इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड जो है प्रोडक्शन के, क्वालिटी के, वो उतने नहीं है, और हम वो भारत में लागू करेंगे। उससे थोड़ी कॉस्ट बढ़ सकती है लेकिन बड़ा बाजार खुलेगा, ये आपने कहा था। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है हाँ, कि हमने सुरक्षा के स्टैंडर्ड के हिसाब से भारत एनकैप प्रोग्राम शुरू किया और हमारी गाड़ियों की टेस्टिंग होने लगी। 6 एयरबैग्स हमने मैंडेटरी की। और आज मुझे बड़े अभिमान के साथ ये कहते हुए खुशी हो रही कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां टेस्टिंग के लिए अपनी गाड़ियां इंडिया में भेज रही है और यहां से स्टैंडर्ड का टप्पा लगा रही है। ये अचीवमेंट हमारे यहाँ हुई है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मैं ई रिक्शा को भी भारत एनकैप में स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ। ये लोगों को, गरीबों को फंसाते हैं, ये डुप्लीकेट पार्ट लगा के क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, तो उसका भी हमने स्टैंडर्ड तय किया है और जल्दी वो भी आएगा ताकि वो रिक्शा कम से कम 7-8 साल अच्छा चलेगा।